Hi everyone, I'm Sresha Shukla, and today we are here with a special guest. We would like to take an interview with him. और जैसा कि मैंने देखा है ये टूर ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा इनको करना पसंद है, तो आज हम उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे और कुछ ट्रैवल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स गो। सो आप तैयार? मैं पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ। जी। मक्खन किशोर गोयल नाम है मेरा। जी। मूल निवासी मैं जोधपुर का हूँ और अभी आजकल बेंगलोर शिफ्ट हूँ। मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते थे तो उनके साथ ट्रांसफ़र होता रहता था, जगह जगह घूमते रहते थे। तो आप जो कुछ भी मेरे जीवन में देख रहे हैं उसका मुख्य श्रेय तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दूंगा। मैं जब चौथी क्लास में पढ़ता था तो संघ का स्वयंसेवक बन गया था। तो वहीं से संस्कार, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, संस्कार शिक्षा, ये सब मेरे जीवन में उसी की प्रेरणा से आई। फिर मैंने कॉलेज एजुकेशन करने के बाद में उससे पहले जब इमरजेंसी लगी थी तो एक बार मैं संविधान रक्षा के लिए जेल में भी गया था। हमको संविधान रक्षा सेनानी के नाते ऐसा राजस्थान सरकार से पेंशन भी मिलती है। तब 2 साल का संघ का प्रचारक भी था। उस समय मेरे को सुमेरपुर विधानसभा सीट से विधायक बनने हेतु आग्रह हुआ था, लेकिन मेरी पत्नी का आग्रह था कि हमको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। राजनीति की उनकी एक इमेज थी कि राजनीति में जो नेता लोग होते हैं उनकी छवि ठीक नहीं होती है, जीवन ठीक नहीं होता है। तो उसके आग्रह के कारण मैंने वो टिकट स्वीकार नहीं किया और मेरी जगह फिर विज्ञान मोदी को टिकट दिया। उसके बाद में उपार्जन धन उपार्जन के लिए बैंक में नौकरी करी और बैंक में नौकरी करते करते जैसे कि हर जो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो मेरे जीवन में 1986 से 92 का कालखंड अत्यधिक परीक्षा का कालखंड था। मैंने एक बिजनेस शुरू किया बोरिंग मशीन से रिव्यू करने का। तो वो मशीन ले लेकर मैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कई जगह घूमा। तो 6 साल के अंतराल में मेरा वज़न 78 किलो से घटकर 45 किलो पर आ गया और ज़बरदस्त घाटा उस समय करीबन 15 लाख का घाटा। उसमें 15 लाख बहुत ज़्यादा होते थे जी। तो 15 लाख का घाटा भी लगा और मेरी जो आंतें थी पेट की वो सारी, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि अब नो चांस ऑफ सर्वाइव। तो इतना भयंकर बीमार रहा, फिर 6 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा और धीरे धीरे फिर समय परिवर्तन हुआ तो वापस बैंक ज्वाइन किया। पत्नी का और हमारा एक जिद थी कि हम तीनों बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देंगे। हालांकि उस समय वित्तीय स्थिति हमारी बहुत ख़राब थी, मतलब 1988 में तो समझ लो हमारे पास जीरो बैलेंस हो गया था। और उसके बाद में अच्छी मेहनत करवाई, बच्चों ने भी अच्छा सपोर्ट किया, तो तीनों बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। और तब से एक बात समझ में आई कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ध्यान स्वास्थ्य पर देना चाहिए। बिल्कुल। फिर चूंकि संघ का संसद था तो संघ का डायरेक्ट कई पदाधिकारी वगैरह भी रहा। फिर संघ से संबंधित विश्व हिंदू परिषद, भारतीय विकास परिषद, एकल अभियान, वनवासी कल्याण परिषद, सीमा सुरक्षा कल्याण परिषद, ऐसे विभिन्न संगठनों से जुड़ाव रहा। विश्व हिंदू परिषद का भी मैं जिला स्तर का मंत्री रहा। तो इस तरह से जुड़ाव रहने के कारण सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की रुचि और आप जैसे लोगों का स्नेह हमें लगातार मिला। उसके बाद में बैंक से जब रिटायर्ड हुए तो ऐसा तय किया, मेरे पिताजी का भी कहना था कि देखो भाग्य में जो कुछ है वो रिटायरमेंट तक मिलना वो मिल जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियली भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो भाग्य में मिलना है, आपने जो श्रम किया है, आपने जो पुरुषार्थ किया है, वो सारा सब कुछ लेवल व्यक्ति का 25 साल से 40 साल की उम्र तक बन जाता है, तो वो लेवल फिक्स रहता। तो हमने भी ये तय किया कि रिटायरमेंट के बाद में
आर्थिक पक्ष, पैसे के लिए भाग दौड़ करना, दौड़ना, या पारिवारिक दायित्व, क्योंकि तीनों बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो दायित्व ज़्यादा शेष बचा नहीं। तो ये तय किया कि 60 साल के बाद में केवल और केवल समाज का काम करें। तो हमारे संघ में उसको वानप्रस्थी प्रचारक कहते हैं, मतलब व्यक्ति घर पर रहे और संपूर्ण समय समाज का काम करे। तो अभी वर्तमान के अंदर अपने कर्नाटका में एक हिंदू सेवा प्रतिष्ठान करके संस्था है जो विभिन्न तरह के काम करती है। 8 तो उनके अनाथ आश्रम चलते हैं, इसके अलावा बहुत सारे तरह के काम है, तो उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और एक एकल अभियान संस्था है, उसका एकल श्रीहरि करके जो विंग है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मुख्य रूप से जीवन में धीरे धीरे वृत्ति धार्मिक वृत्ति बनती चली गई। बहुत पहले ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि ये भगवान है या नहीं है, ये सब कुछ क्या है। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी ऐसी अनुभूति होती है कि कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति है जो हमें वो हमारा क्रिएटर है, और अगर हम उस दिशा में बढ़ें तो शायद हम भी उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो धीरे धीरे सामाजिक सेवा के साथ में धार्मिक वृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने से मैं अब आजकल विभिन्न धार्मिक स्थानों पर अधिक से अधिक समय व्यतीत करने की इच्छा रहती है। अभी अयोध्या में भी मैं 8 तारीख से हूँ, 10 दिन के लिए आया हूँ। और जैसे जैसे धार्मिक वृत्ति बनी है तो उससे मुझे ऐसा आभास होता है कि समाज का प्यार, हर व्यक्ति में बंधुत्व दिखता है, हर व्यक्ति में अपनत्व दिखता है। तो अब जैसे आपका भी मेरा परिचय कोई पहली बार ही हुआ है, लेकिन एक ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे अपना ही व्यक्ति हो, घर का व्यक्ति हो। तो इस तरीके की अनुभूति भी हुई। मेरे जीवन का मुख्यतः ऐसा सिद्धांत सा बना है कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ध्यान या केयर अपने शरीर के लिए करनी चाहिए। शरीर सुखी है, स्वस्थ है, तो ही आप सारा काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये जो शरीर दिया है वो इसीलिए दिया कि हम उसको संभाल कर रखें, और कर्म करते हुए हम जब तक अंतिम समय तक हमारा जो जीवन यात्रा चले तो वो पूर्ण रूप से कर्म करते हुए चले। पहला काम जिसे हमने कहता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो कंचन माया, दूसरा हर व्यक्ति को अच्छा कमाना चाहिए। मतलब बेईमानी से नहीं, लेकिन हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो बहुत अच्छा कमाए। अभी जैसे मोदी जी का सपना है कि विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनेगी, तो इसकी मिनिमम शर्त यह है कि हर व्यक्ति का मिनिमम आय 10 से 15 लाख होनी चाहिए। ये राष्ट्र की उन्नति के लिए भी जरूरी है और आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। तो सबसे पहला आपका दायित्व है, ये कोई आसान नहीं है, दायित्व है कि आप अपना शरीर स्वस्थ रखें, बहुत अच्छा कमाएं, फिर आपका पारिवारिक जीवन वो सुंदर हो, सब बच्चे, बहन, भाई बहन, उनमें अच्छा सा प्यार सामंजस्य हो। और चौथा काम फिर राष्ट्र का, अब राष्ट्र के प्रति समर्पण, पूरा राष्ट्र एक ही परिवार है, एक ही देश है, और सांस्कृतिक उन्नति देश की हो, ये सारा मेरा अपना सपना है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बोला कि आप 8 दिनों से अयोध्या रुके हुए हैं और आपने कितने कंट्रीज ट्रैवल करे? करीबन 22 कंट्रीज का। 22 कंट्रीज फॉरेन, ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में आपने कितने? हाँ, मैंने ऐसा रूटीन बना रखा है कि साल भर में मैं 3 से 4 महीने तो मेरा एक बेटा अमेरिका रहता तो वहाँ रहता हूँ जी। तो 7-8 महीने जब यहाँ रहता हूँ तो वो 7-8 महीने में 3 या 4 टूर विदेशों के करता हूँ। वो जो टूर करता हूँ उसमें ट्रेवलिंग एजेंसीज हैं, जैसे 50+ वॉयज है, केसरी ट्रेवलिंग है, IRCTC है, वो लोग ग्रुप टूर अरेंज करते हैं तो उनके साथ टूर कर लेता हूँ। और हर महीने बाकी का जो समय बचता है वो भारत में, तो भारत के लगभग सारे प्रांत, सारे बड़े स्थान मैंने देख लिए। उसके बाद में भी भारत में जब प्रवास करता हूँ तो मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ थोड़े दिन रुकूँ। जैसे यहाँ पे भी लोग आते हैं तो 2 दिन के लिए, मैक्सिमम 3 दिन के लिए आते हैं,
तो एक भाग दौड़ के अंदर सारा भागते 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 स्थान दर्शन करते हैं। पर मेरा अपना सोच ये है कि जैसे अयोध्या आया तो 10 दिन रुका, तो आसपास 40 किलोमीटर के एरिया में जितना भी स्थान है वो स्थान एक एक करके देख लिए। कहीं पर मन लगा तो घंटे आधे घंटे भक्ति कर ली, समाधि ले ली। उस धार्मिक स्थान का जो मैग्नेटिक ऊर्जा है जी वो प्राप्त करें। एक होता है व्यक्ति हाथ लगा के चले गए, और एक होता है उस वातावरण के अंदर अपन बैठे हैं, वो एनर्जी। क्योंकि एक अपने भारत के सनातन धर्म की विशेषता रही है कि प्रकृति में जो मैग्नेटिक एनर्जीज हैं वहाँ वहाँ पर सारे शिवलिंग, सारे मंदिर बनाए हुए हैं। तो उस स्थान का अपना एक महत्व रहता है। हाँ उस महत्व का ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि हमने हमारे पारिवारिक दायित्व बहुत अच्छी तरह पूरे किए। अब हमारे पास पारिवारिक दायित्व नहीं है, तो बचा हुआ जीवन, सारे जीवन कमाना है ऐसा भी उद्देश्य नहीं है। तो जो बचा हुआ, अभी मैं 70 साल का हूँ और मन का दृढ़ संकल्प है कि 100 साल तक इसी तरह स्वस्थ रहते हुए जीवन। तो ये जो 60 साल के बाद में 40 साल का समय मिलता है व्यक्ति को, उसमें वो व्यक्ति जब प्रकृति के साथ जुड़ता है, प्रकृति में जो क्रिएटर ने बनाया है, तो जीवन और प्रकृति इन दोनों का एक बहुत अच्छा तालमेल है। तो प्रकृति के की जो एनर्जी है वो जितनी ज़्यादा हम प्राप्त करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और आपका नेक्स्ट प्लान कहाँ बन रहा है? नेक्स्ट अभी मैं मई के अंदर जी ग्रीस, यूरोप में जी जाऊँगा, वो भी 50+ वॉयेजर्स के साथ जा रहा हूँ। इस मध्य में मेरा अप्रैल पूरा खाली है, तो अप्रैल में मैं कहीं ना कहीं वृंदावन है या वाराणसी है, ऐसा भी तय नहीं किया है, पर किसी एक स्थान पर जाऊँगा। और उसके बाद वही वापस मेरा अमेरिका जाना होगा 2025 जनवरी फरवरी में। तो तब तक ये जो 7-8 महीने हैं, तो ये समझ लो 3 से 4 टूर तो विदेशों के हो जाएंगे। बाकी हर महीने किसी न किसी भारत के किसी न किसी पर्यटन स्थान पर, और कम से कम भी 5-7 दिन 10 दिन का ऐसा प्रवास। आपको इसका मतलब घूमना बहुत ही पसंद है? हाँ, really बहुत like अच्छा। traveling? हाँ। देखो, इसमें 2 बात है। जी एक तो मन लगा रहता है, हाँ शरीर में स्फूर्ति रहती है, बिल्कुल बहुत सारे आप जैसे बड़े सज्जन लोगों से मिलना होता है। अगर मैं घर पर हूँ तो आपसे शायद मेरा मिलना नहीं होता। तो ऐसे मेरे को अच्छा लगता है, सामाजिक जीवन बना रहता है, और स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर जब हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, तो एक वृहत भारत, मतलब कहता है कूप मंडूक होता, घर में रहता व्यक्ति, बाहर रहता तो खूब सारे लोगों से मिलना, खूब सारे लोगों का के बारे में पता करना, उनके अनुभव प्राप्त करना, हमारे अनुभव उनके साथ शेयर करना, तो ऐसा लगता है जीवन जीवंत हो रहा है। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोग होते हैं कि हमको तो चूंकि भगवान बुला नहीं रहा इसलिए जी रहे हैं। तो मेरे साथ उल्टा है कि मेरे को जीना है, हंसी खुशी जीना है, और लोगों के साथ रहकर जीना है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जी। और मैंने आपकी हेल्थ देखी, आप एकदम फिट एंड फाइन है, तो आपको हेल्थ इंस्पिरेशन कहाँ से मिली या किससे लिया? पहले एक तो मैंने बताया ना कि उस समय मेरे को सन 86 नहीं 88 के अंदर में इतना ज़बरदस्त बीमार हुआ जी कि सब डॉक्टरों ने छोड़ दी थी आशा, क्योंकि एक तो उधर समय मेरे को फाइनेंशियल लॉस लगा ज़बरदस्त, और शारीरिक रूप से भी मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार हुआ। तो हमारे घर वालों को तो ये भी वहम हो गया था कि ये डॉक्टर ने बचा लिया तो सुसाइड कर जाएगा आदमी, इतना ज़्यादा मेरे साथ हुआ। तो परंतु वो जब एक डॉक्टर था, मेरा मित्र था तो MBBS ही, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं हर हालत में, तो कल्पेश, डॉक्टर कल्पेश, बहुत छोटा गांव है शिवगंज में, वहाँ का था कि मैं आपको तैयार कर दूँ, क्योंकि आपकी बीमारी मेरे समझ में आई हुई, मुझे भले ही मैं छोटा डॉक्टर हूँ, मेरे को लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आपकी बीमारी मैं ठीक करूँ। वो जब ठीक हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जीवन में कुछ भी नहीं। तो फिर मेरे को दूसरा झटका लगा स्वास्थ्य के बारे में सन 2019 में। 2019 में मेरे को अमरनाथ यात्रा जाना था, तो डॉक्टर सर्टिफिकेट लेने गया तो मुझे पता पड़ा कि मेरी शुगर 1180। तो बड़ा आश्चर्य, डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ, परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ, मुझे भी आश्चर्य हुआ, मुझे भी ऐसा फील नहीं हो रहा था, कुछ अनुभव नहीं हो रहा था, बड़ा आश्चर्य हुआ।
तो डॉक्टर ने तो कहा कि आपके 3 इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे। लेकिन मेरी ये जिद थी कि, और मेरे को जो उस डॉक्टर ने सलाह दी, अपने परिवार में भी डॉक्टर्स हैं मेरे, उन्होंने कहा कि कोशिश ये करो कि बिना दवाई के, मतलब दवाई का भाग नहीं हो, बल्कि शुगर कंट्रोल हो जाए। जी। दवाई तो लेना कोई बुरा ही नहीं है। तो फिर एक लाइफ स्टाइल तय की कि दिन में हमको 10 से 15 किलोमीटर वॉक करना है, घंटे भर व्यायाम वगैरह करना है। जब मैं बेंगलोर रहता हूँ तो 1 घंटा टेबल टेनिस खेलता हूँ, 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ, सप्ताह में 2 बार स्विमिंग कर लेता हूँ। ऐसा वर्कआउट, शारीरिक वर्कआउट। और फिर खाना, एक्चुअली खाना जो लोग खाते हैं उसके 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है मुंह का स्वाद, हाँ। और एक कारण होता है शरीर की आवश्यकता। तो मुंह के लिए खाना है या पेट के लिए खाना है, इसमें डिफरेंस समझ में आता है अगर, तो धीरे धीरे समझ में आया कि मुंह के लिए नहीं खाना है, पेट के लिए खाना है। स्टोमक इज नॉट ए गार्बेज टैंक। चलते फिरते कोई फ्री में साहब ये प्रसाद चख लो, सब ये चूरन चख लो, और हम खाए चले जाते हैं। तो जैसे कोई अपन होता है ना, थोड़ा बहुत समाज या घर में जैसा खाना बना तो थोड़ी सी सब्जी बच गई, आधी एक रोटी बच गई, तो अगर ये रहता है इसको खत्म करो, पूरा खत्म करो, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा यानी उसको गार्बेज टैंक में फेंकने के बजाय पेट में फेंकना है, तो पेट हमारा गार्बेज टैंक हो गया। तो इस कंसेप्ट को बदलना पड़ेगा। फेंकना है तो उसको फेंकना ही है, तो पेट में फेंकना है या गार्बेज टैंक में फेंकना है, दिस इज द डिफरेंस। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसको खत्म करने के चक्कर में, अब गुलाब जामुन 3 रखे हुए हैं, एक गुलाब जामुन खा लिया, गुलाब जामुन बच गया, तो आग्रह रहता है कि सब आधा खाकर इसको खत्म करो, जबकि पेट को आवश्यकता नहीं है उसकी। और लगता है यार ये कचरे के डब्बे में चला जाएगा, तो कचरे के डब्बे में जो जाएगी चीज उसको आप पेट में डाल रहे हो, तो वो पेट भी हमारा कचरे का डब्बा ही हो गया ना। तो वो कंसेप्ट हमको बदलना पड़ेगा, और शुद्ध रूप से मुंह का स्वाद। और वैसे अच्छा नहीं, जैसे मैंने जब फीका खाना शुरू किया, तो शुरू में मेरे को चाय भी अच्छी नहीं लगती थी, दूध भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ओरिजिनली मेरे को जो दूध लगता है वो मीठा लगता है, चाय भी मेरे को अच्छी लगती है। तो ये मुंह का स्वभाव है कि जैसा मुंह का टेस्ट, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाने वालों को फीका खाना अच्छा नहीं लगता, और जो लगातार फीका खाना खाता है उसको थोड़ी सी मिर्च मुंह में जाएगी तो बड़ी तेज लगती है। तो मुंह का जो स्वाद है वो भी एक स्वभाव है। जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को झुंझलाहट ज़्यादा आती है, किसी को हर परिस्थिति में शांत रहता है। तो व्यक्ति अपना जैसा स्वभाव बनाता है वैसा मुंह का स्वाद भी एक स्वभाव है। तो स्वभाव को ये समझकर कि जो कुछ मैं खा रहा हूँ वो मैं पेट के लिए खा रहा हूँ या कचरे के डब्बे में डाल रहा हूँ, इसको सोचकर, और मुंह के स्वाद के लिए खा रहा हूँ या शरीर की आवश्यकता के साथ खा रहा हूँ। तो और आजकल तो गूगल का युग है, विज्ञान का युग है, बहुत रिसर्च हुए हैं, तो सामान्य रूप से हर व्यक्ति सर्च कर सकता, पता कर सकता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लगभग सभी को पता भी होता है, लेकिन स्वभाव नहीं बनता। और जो स्वभाव है वो कठोरता से बनता है कि नियमित, जैसा आप एक विद्यार्थी हैं, अब हरे को पता है कि मैं पढ़ूंगी ज़्यादा तो कक्षा में टॉप आऊंगी, कक्षा में टॉप आऊंगी तो मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर जाऊंगी, मालूम है सभी विद्यार्थियों को। पर हर विद्यार्थी पढ़ता है क्या? एग्जाम के दिन वो तय करता है कि बस इस बार तो मैंने साल पढ़ाई नहीं की, परंतु इस साल तो मैं एग्जाम के सेकंड डे से पढ़ूंगी, लेकिन फिर अगले साल एग्जाम तक बुरी स्थिति हो जाती है। तो ये जो कुछ समझ में आ रहा है, मतलब हमारा खुद की का मन, हमारी खुद की बुद्धि हमको बताती है, इसमें किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस पर चलना, कठोरता से पालन करना, और ऐसा पालन करें तो 100 वर्ष तक की आयु पूर्ण स्वस्थ रहते हुए जिया जा सकता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जापान है। जापान वालों की औसत उम्र 110 साल है, औसत उम्र। समझ लो कुछ लोग ऊपर भी जीते होंगे, नीचे भी जीते होंगे। वहाँ पर रिटायरमेंट की कोई कानून नहीं है। वहाँ अपने यहाँ से 60 साल के बाद में व्यक्ति अक्षम हो जाता है, ऐसा माना जाता है।
वहाँ पर तो 60 साल तक तो लोग वो एक्सपीरियंस लेते हैं और असली लाइफ तो उसके बाद ही शुरू करते हैं। तो स्वस्थ रहना, कर्मयुक्त, अपने ईश्वरवास्य परिषद में कहा हुआ है कि कर्म करते हुए जीवन की यात्रा को पूर्णता तक पहुंचाना है, ब्रह्म में लीन होना है। तो जो ब्रह्म शरीर के अंदर मात्र अपने माता के पेट में आते हैं, तब से जो जीवन शुरू होता है और जीवन के अंतिम यात्रा का पड़ाव होता है, अंतिम क्षण तक कर्मशील रहना, तभी आपने ईश्वर का दिया हुआ जो उपहार है उसकी का सम्मान किया है, नहीं तो उसका सम्मान नहीं किया। अच्छा, जैसे आपकी कोई ड्रीम जगह होगी घूमने की, कैसे? ड्रीम जगह टाइप की, जैसे हाँ, आप अभी वहां तक गए नहीं हो पर आपका मन बहुत है वहां जाने का, ऐसी कोई जगह? वैसे तो आपने इतना सारा अपने ट्रेवल कर लिया है तो आई डोंट थिंक कि वो जगह बची होगी और आपने पहले से कवर कर ली होगी। ड्रीम जगह की देखो मैं आपको बताऊं जी कि जब मैं कहीं गया नहीं था जी तो मेरा सबसे पहला वाला बेटा जब कोचिंग करने के लिए गया तो तब तक हमने राजस्थान से बाहर भी नहीं गए थे। तो मैंने बेटे को कहा कि देख तेरे को फर्स्ट रैंक लाना है, टॉप नहीं तो टॉप 10 में तो आना ही है। तो मेरे बेटे ने कहा पापा मैं टॉप 10 में तो आ जाऊंगा, पर आप क्यों मेरे को इतनी मेहनत कर रहे हो, आप मेरे को राजस्थान से बाहर तो भेजोगे नहीं, और जब मुझे राजस्थान में रह के नौकरी करनी है तो मेरे को क्यों प्रेशर में डालाते हो आप। तो मैंने कहा कि मेरी गारंटी है कि अगर तुम योग्य हुए, तुम्हें जाने की क्षमता होगी तो मैं तुमको अमेरिका भी भेज दूंगा। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि समुद्र पार नहीं जाना ऐसा एक बना हुआ है, तो संस्कार बना हुआ है, तो उसको लगा कि पापा के भी ये संस्कार होंगे। और हमारे जोधपुर वालों का तो ये है कि शाम को अगर जोधपुर का किला नहीं दिखा, मतलब नौकरी करके वापस शाम को घर पर नहीं आए तो मतलब ही नहीं हुआ, जीवन बेकार हो गया। तो एक उनके दिमाग में था कि पापा जोधपुर छोड़कर, मतलब राजस्थान से बाहर तो भेजेंगे ही नहीं, और आग्रह उनका यही रहेगा कि वो जोधपुर के अंदर ही मैं नौकरी करूँ। तो उस समय मेरा एक ड्रीम था कि नहीं तुम अमेरिका के अंदर जाओ। तो उसको थोड़ा हंसा भी कि पापा आप कुछ ज़्यादा ही लंबी सोचते हो, अपना कहाँ अमेरिका का जाने का वो है। और आज की भगवान के दया से आज वो अमेरिका है, मैं और 2-3 महीने जाता हूँ। और अब आप लोग को भी थोड़ा सा शायद अटपटा लगे, पर मैंने अपने पोतों को ड्रीम ये दिया है कि चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सोसाइटियाँ बनेगी, वहाँ मानव जाएगा। तो तुम्हारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि जैसे मेरे बेटे ने अमेरिका के अंदर मकान खरीदा है, तुम मंगल ग्रह पर मकान, ये हमारा ड्रीम है। बाकी तो कई देशों में घूमने का वगैरह था, वो मेरा पूरा भी हुआ है, मैंने सब जगह देखी है, घूमा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि 50 साल की उम्र तक हम राजस्थान से बाहर नहीं गए, केवल एक बॉम्बे ऑफिशियल वर्क से गए थे एक बार, उसके अलावा राजस्थान से बाहर नहीं गए। और क्योंकि मन में सपना बड़ा है और करने की कुछ वो है, तो आज मैंने 20-21 देश भी घूमे हैं, पूरा विश्व घूमा है। बड़े बेटे ने 2-2 मकान अमेरिका में ले लिए हैं, छोटे वाले बेटे ने बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर ली है। तो ऐसा जब लक्ष्य बड़ा होता है और उसके लिए समर्पण होता है, और एकदम जैसे वो अर्जुन का था ना, तीर चिड़िया के आंख में ही लगना चाहिए, इतना लक्ष्य भेदी जीवन रहता है तो सफलता मिलती है। और मेरे दोनों पोतियों को मैंने कह रखा है कि निश्चित रूप से आपका अगला पड़ाव मंगल ग्रह पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको वो इतनी अच्छी लगी कि आप उसमें डूब गए और आप वहाँ बार बार जाना चाहेंगे? वैसे ईमानदारी की बात है कि मुझे तो पूरा विश्व ही अच्छा लगता है, हर गांव अच्छा लगता है, हर जगह अच्छे लगती है, हर परिवार अच्छा लगता है। तो मैं तो हर व्यक्ति के साथ, अच्छा परिवार में भी छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, झोंपड़ी में रहना हो, 5 स्टार में रहना हो, सब जगह मुझे एक सा आनंद आता है। और लोगों से मिलना, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए पूरा अब लगता है विश्व बहुत छोटा हो गया। पहले लगता था अमेरिका इतना दूर है, जापान इतना दूर है, इवन
जब बड़ा एक बच्चा बेंगलोर शिफ्ट हुआ जोधपुर से, तो लगता था यार जोधपुर से बेंगलोर 36 घंटे की ट्रेन की यात्रा होती थी, बड़ा दूर लगता था। पर अब तो लगता है बहुत वसुदेव कुटुंबकम बहुत छोटा सा विश्व है, और हर स्थान जी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा पर्टिकुलर स्थान के प्रति ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये नहीं लगता, हर जगह बहुत अच्छी लगती है। तो ये बात हमने कुछ जानी, और आई होप यू लाइक दिस, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू, टेक केयर, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। सबको राम राम, नमस्कार।